आज हम जीव विज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही गहरे सफर पर चलेंगे, एक ऐसी दुनिया जो हर जीवित चीज के अंदर मौजूद है, कोशिका। बिल्कुल। हमारे पास NCERT कक्षा 8 के विज्ञान अध्याय पर आधारित कुछ नोट्स हैं और हमारा लक्ष्य है कि इन नोट्स के जरूरी हिस्सों को निकालकर उन्हें एक दिलचस्प कहानी की तरह समझें। हाँ, और हम जानेंगे कि जीवन की ये सबसे छोटी इकाई, ये सेल, आखिर दिखती कैसी है, क्या क्या काम करती है और कैसे ये सब मिलकर हम जैसे इतने जटिल जीव बना देती है। चलिए इस सूक्ष्म दुनिया की गहराई में उतरते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब किसी ने तो पहली बार इन कोशिकाओं को देखा ही होगा। बिल्कुल, और ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग आप मानिए 350 साल पहले, 1665 में। ओह, काफी पहले। हाँ, एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। उन्हें खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से चीजों को बड़ा करके देखने का बहुत शौक था। तो एक दिन उन्होंने पेड़ की छाल का एक टुकड़ा लिया, जिसे कॉर्क कहते हैं, और उसकी एक बहुत पतली सी परत अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखी। अच्छा, और फिर उन्हें क्या देखा? उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे हजारों छोटे छोटे खाने दिखाई दिए, बिल्कुल खाली कमरे जैसे। तो लैटिन भाषा में छोटे कमरे को सेलुला कहते हैं, और उसी से उन्होंने इन खानों को सेल या कोशिका नाम दे दिया। लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि हुक जिन्हें देख रहे थे वे असल में पौधे की मृत कोशिकाएं थीं। मतलब सिर्फ उनकी बाहरी दीवारें बची थीं। उन्होंने एक तरह से दरवाजा तो खोज लिया था, पर अंदर का शहर देखना भी बाकी था। वाह, तो हुक ने वो मधुमक्खी के छत्ते जैसे खाने तो देख लिए, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि उनकी ये खोज कितनी कितनी बड़ी होने वाली है। वो तो हर जिंदा चीज की बुनियाद को देख रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई पहली बार किसी इमारत की ईंट को देखे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही हमारा अगला पॉइंट है। जिस तरह एक एक ईंट को जोड़कर पूरी दीवार बनती है और फिर इमारत खड़ी होती है, ठीक उसी तरह एक एक कोशिका जुड़कर किसी भी जीव का शरीर बनाती है। अच्छा, यहाँ हमारे नोट्स में एक चित्र भी दिया है, जिसमें एक तरफ ईंटों की दीवार है और दूसरी तरफ प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं। दोनों के बनावट में जो समानता है वो कमाल की है। इसीलिए कोशिका को जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, तो क्या सभी जीवित चीजें हम इंसानों की तरह मतलब अरबों खरबों कोशिकाओं से बनी होती हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो कम में ही काम चला लेते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर आप देखिए दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ है हम जैसे बहुकोशिकीय जीव, मल्टीसेल्यूलर। हाँ, मल्टीसेल्यूलर, जैसे इंसान, हाथी, पेड़, जिनके शरीर में अलग अलग काम के लिए खरबों कोशिकाएं हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक पूरी की पूरी दुनिया है एक कोशिकीय जीवों की। एक कोशिकीय, यूनिसेल्यूलर, मतलब पूरा का पूरा जीव सिर्फ एक कोशिका का बना है। ये कैसे मुमकिन है? ये हैरान करने वाला है, पर सच है। जैसे अमीबा है या पैरामीशियम। अमीबा की वो अकेली कोशिका ही सांस लेती है, खाना पचाती है, चलती फिरती है। सब कुछ वही एक कोशिका करती है। सब कुछ वो एक कोशिका में ही एक पूरा जीव है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि हम जैसे खरबों कोशिकाओं वाले जीवों की शुरुआत भी एक अकेली कोशिका से ही होती है, जिसे निषेचित अंडा या जाइगोट कहते हैं। अगर कोशिकाएं ईंटों की तरह हैं, तो उनका आकार तो फिर एक जैसा और पक्का होना चाहिए ना? ज्यादातर का होता है, पर सभी का नहीं। कुछ कोशिकाएं तो बहुरूपिया होती हैं, वो अपना आकार बदल सकती हैं। अच्छा, जैसे? इसका सबसे अच्छा उदाहरण अमीबा ही है। उसका कोई तय आकार नहीं होता। वो अपने शरीर से उंगलियों जैसे उभार निकालता रहता है, जिन्हें पादाब कहते हैं, मतलब नकली पैर। पादाब, स्यूडोपोडिया। बिल्कुल, और इन्हीं की मदद से वो चलता भी है और अपने शिकार को घेर कर पकड़ भी लेता है। तो क्या हमारे शरीर में भी ऐसी कोई बहुरूपिया कोशिका है? हाँ, बिल्कुल है। हमारे खून में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाएं, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCs। हाँ, वो भी बिल्कुल अमीबा की तरह अपना आकार बदल सकती हैं। ये हमारे शरीर के सैनिक हैं। जब कोई कीटाणु शरीर में घुसता है तो ये अपना आकार बदलकर उस तक पहुंचती हैं और उसे खत्म कर देती हैं। तो फिर WBCs और अमीबा में फर्क क्या हुआ? फर्क बस इतना है कि WBCs हमारे शरीर का सिर्फ एक हिस्सा है, एक कोशिका है, जबकि अमीबा अपने आप में एक पूरा का पूरा जीव है। समझ गई। तो कुछ कोशिकाएं आकार बदलती हैं, पर जिनका आकार तय होता है, क्या वे सब गोल होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोशिकाओं का आकार असल में उनके काम के हिसाब से तय होता है। जैसे हमारे शरीर में ही देखिए, खून में जो लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC हैं, वो गोल और चपटी तश्तरी जैसी होती हैं, ताकि वो पतली से पतली नसों से भी आसानी से गुजर सकें। और हमारी मांसपेशियों की जो कोशिकाएं हैं,
वो दोनों सिलों पर नुकीली और बीच में मोटी होती हैं। इस आकार को तर्करूप कहते हैं। ये आकार उन्हें सिकुड़ने और फैलने में मदद करता है, जिससे हम हिलडुल पाते हैं। और मैंने सुना है कि कुछ कोशिकाएं बहुत लंबी भी होती हैं। हाँ, और वो हैं तंत्रिका कोशिकाएं या नर्व सेल्स। ये लंबी और धागे जैसी होती हैं, जिनमें कई शाखाएं निकली होती हैं। इनका काम शरीर में संदेशों को बिजली की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। आप सोचिए, एक अकेली तंत्रिका कोशिका हमारी कमर से लेकर पैर के अंगूठे तक, मतलब 1 मीटर से भी ज्यादा लंबी हो सकती है। 1 मीटर लंबी कोशिका? ये तो यकीन करना मुश्किल है। इसका मतलब कोशिकाओं का साइज बहुत अलग-अलग हो सकता है। बिल्कुल। दुनिया में जो सबसे छोटी कोशिका है, वो एक बैक्टीरिया की होती है। इतनी छोटी कि लाखों कोशिकाएं एक सुई की नोक पर समा जाएंगी। और सबसे बड़ी? सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या? एक शुतुरमुर्ग का अंडा? वो सिर्फ एक अकेली कोशिका है? जी हाँ, वो एक अकेली कोशिका है। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। कोशिका का आकार जीव के आकार पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे से बड़ी होंगी? बिल्कुल नहीं। कोशिका का आकार उसके काम से तय होता है। जैसे चूहे और हाथी दोनों में ही संदेश पहुंचाने वाली तंत्रिका कोशिकाएं लंबी ही होंगी, क्योंकि उनका काम लंबी दूरी तक सिग्नल भेजना है। ठीक है, तो हमारे शरीर में ये अलग-अलग आकार और काम वाली इतनी सारी कोशिकाएं हैं, ये सब मिलकर एक शरीर कैसे बनाती हैं? क्या इसका कोई सिस्टम है? बिल्कुल, एक सिस्टम है, जिसे संगठन का स्तर कहते हैं। इसे एक बिल्डिंग बनाने जैसा समझिए। सबसे पहले आती हैं कोशिकाएं, यानी हमारी ईंटें। जब एक जैसा काम करने वाली कई कोशिकाएं मिलती हैं, तो बनता है ऊतक या टिश्यू। ये हो गई ईंटों से बनी दीवार। ठीक है, कोशिका से ऊतक, फिर कई तरह के ऊतक मिलकर बनाते हैं एक अंग या ऑर्गन, जैसे कि हमारा पेट। ये हो गया बिल्डिंग का एक कमरा। सही है। कई अंग मिलकर बनाते हैं एक तंत्र या सिस्टम, जैसे पाचन तंत्र। ये हो गया बिल्डिंग का एक पूरा फ्लोर। और सारे तंत्र मिलकर बनाते हैं पूरा जीव, यानी ऑर्गेनिज्म। और हमारी पूरी बिल्डिंग तैयार। वाह, ये तो बहुत ही व्यवस्थित है। अब अगर हम एक अकेली कोशिका के अंदर झांकें, मतलब इस ईंट के अंदर देखें, तो हमें क्या मिलेगा? बहुत बढ़िया सवाल। अब हम कोशिका के शहर के अंदर जा रहे हैं। तो किसी भी सामान्य कोशिका के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। सबसे बाहर है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, जो शहर की बाहरी दीवार की तरह है। अंदर एक जली जैसा पदार्थ भरा है, जिसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये शहर की जमीन और सड़कें हैं। और बीचों बीच है केंद्रक यानी न्यूक्लियस, जो कि शहर का कंट्रोल रूम है। ये कोशिका झिल्ली मतलब शहर की दीवार, ये क्या काम करती है? ये एक बहुत ही स्मार्ट दीवार है। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये सरंध्र होती है, मतलब इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। तो ये गेट कीपर की तरह काम करती है, जो ये तय करती है कि कौन सी जरूरी चीज अंदर आएगी और कौन सी बेकार चीज बाहर जाएगी। लेकिन मैंने सुना है कि पौधों में एक कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल भी होती है, तो क्या ये झिल्ली से अलग है? हाँ, और ये एक बहुत बड़ा अंतर है। कोशिका झिल्ली तो सब में होती है, लेकिन पौधों और बैक्टीरिया में इस झिल्ली के बाहर एक और मोटी मजबूत परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अच्छा। आप सोचिए, पौधे चल फिर तो सकते नहीं। उन्हें तेज धूप, आंधी, बारिश सब कुछ सहना पड़ता है। तो ये भित्ति उन्हें इसी सबसे सुरक्षा देती है। ये एक तरह से पौधे का सुरक्षा कवच है, जो हम जंतुओं के पास नहीं होता। समझ गई। अब बात करते हैं कोशिका द्रव्य की, उस जेली जैसे पदार्थ की। क्या वो बस एक खाली जगह है? नहीं, वो खाली बिल्कुल नहीं है। कोशिका द्रव्य एक व्यस्त फैक्ट्री के फ्लोर की तरह है। इसी में कोशिका के छोटे छोटे अंग, जिन्हें ऑर्गेनेल कहते हैं, तैरते रहते हैं और अपना अपना काम करते हैं। ऑर्गेनेल? हाँ, ये कुछ वैसा है जैसे फ्रूट जेली में फलों के टुकड़े तैरते हैं। यहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया जैसे पावर हाउस हैं, जो ऊर्जा बनाते हैं। राइबोसोम जैसी फैक्ट्रियां हैं, जो प्रोटीन बनाती हैं। बहुत कुछ होता है वहां। और इन सब पर नजर कौन रखता है? वो कंट्रोल रूम यानी केंद्रक। बिल्कुल सही। केंद्र की कोशिका का दिमाग है। वही बताता है कि कोशिका को कब बढ़ना है, कब बंटना है और क्या बनाना है। उसके भी अपने हिस्से हैं। चारों ओर एक केंद्रक झिल्ली होती है और अंदर धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें कहते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम। गुणसूत्र
मैंने सुना है कि इन्हीं पर हमारे जीन होते हैं। ये जीन असल में करते क्या हैं? जीन एक तरह से आनुवंशिकता की इकाई हैं। उनका काम है माता पिता के गुणों को बच्चों तक पहुंचाना। अच्छा। ये जानकारी आपके जीन में एक कोड की तरह लिखी होती है, जो आपको अपने माता पिता से मिलती है। गुणसूत्र इन सभी निर्देशों की किताब को संभाल कर रखते हैं। ये तो अद्भुत है। तो क्या सभी कोशिकाओं में ऐसा ही व्यवस्थित कंट्रोल रूम यानी केंद्रक होता है? नहीं, और इसी आधार पर कोशिकाओं को दो बहुत बड़े ग्रुप्स में बांटा गया है। एक हैं यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स? हाँ, जिनमें हम, सारे पेड़ पौधे और जानवर आते हैं। हमारी कोशिकाओं में झिल्ली वाला व्यवस्थित केंद्रक होता है। लेकिन दूसरे हैं प्रोकैरियोट्स, जैसे बैक्टीरिया। ये बहुत सरल कोशिकाएं हैं। इनमें केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं होती और उनका जेनेटिक मटेरियल यानी गुणसूत्र बस कोशिका द्रव्य में ही बिखरा रहता है। अच्छा, तो प्रोकैरियोट्स में व्यवस्थित केंद्रक नहीं होता। अब अगर हम एक यूकैरियोटिक पौधे और एक जंतु कोशिका को आमने सामने रखें, तो मुख्य अंतर क्या-क्या होंगे? हम कोशिका भित्ति के बारे में तो बात कर चुके हैं। बिल्कुल, कोशिका भित्ति के अलावा दो और बड़े अंतर हैं। पहला, पौधों की कोशिकाओं में प्लास्टिड नाम की संरचनाएं होती हैं, जो जंतुओं में नहीं होती। प्लास्टिड? हाँ, और जो हरे रंग के प्लास्टिड होते हैं, उन्हें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है, जो सूरज की रोशनी से पौधों के लिए भोजन बनाता है। ये पौधे की अपनी किचन है, जो हमारे पास नहीं है। और दूसरा बड़ा अंतर? दूसरा अंतर है रिक्तिका का, जिसे वैक्यूल कहते हैं। ये एक थैली जैसी संरचना है जो पानी और कचरा जमा करती है। पादप कोशिका में ये एक ही होती है और बहुत बहुत बड़ी होती है, इतनी बड़ी कि केंद्रक को भी किनारे पर धकेल देती है। और जंतुओं में? जबकि जंतु कोशिकाओं में ये या तो होती ही नहीं या फिर बहुत छोटी छोटी सी होती हैं। कमाल है। कोशिका की दुनिया जितनी छोटी है, उतनी ही जटिल और दिलचस्प भी है। वैसे कोशिकाओं से जुड़ा एक मजेदार तथ्य हमारी अपनी त्वचा के बारे में भी है ना? हाँ, ये बहुत रोचक है। हमारी त्वचा की जो सबसे बाहरी परत हमें दिखाई देती है, वो असल में मृत कोशिकाओं की बनी होती है। ये कोशिकाएं एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं और लगातार झड़ती रहती हैं, और नीचे से नई कोशिकाएं उनकी जगह लेती रहती हैं। अच्छा। और एक बात बताऊं, हमारे घरों में जो धूल होती है, उसका एक बड़ा हिस्सा हमारी ही झड़ी हुई त्वचा की इन मृत कोशिकाओं का होता है। तो संक्षेप में कोशिका जीवन की वो ईंट है जिससे हर जीव बना है। इसके मुख्य भाग है झिल्ली, द्रव्य और केंद्रक। और पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं में कुछ खास अंतर होते हैं जो उनके जीने के तरीके को तय करते हैं। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। रॉबर्ट हुक के देखे हुए उन खाली कमरों से लेकर हमारे शरीर के अंदर चल रही इस जटिल मशीनरी तक, सब कुछ इन छोटी छोटी इकाइयों का ही खेल है। आज की इस गहरी पड़ताल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई शानदार था। धन्यवाद। जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़कर जाता हूं। हमने बात की कि केंद्रक कोशिका का कंट्रोल रूम होता है, तो फिर अमीबा जैसा एक कोशिकीय जीव जो खुद एक ही कोशिका है, अपने व्यवहार और निर्णय कैसे लेता है? क्या एक अकेली कोशिका सोच सकती है? इस पर विचार कीजिएगा। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।